के अधिकार में मरने का अधिकार भी है क्या? हाँ, नहीं है। अब आप लोग देख लो, कोई कह रहा है कि हाँ जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी है कि नहीं? हाँ? क्यों, है कि नहीं है? है। कैसी मृत्यु? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे मरोगे? हाँ? अप्रत्यक्ष रूप से, है ना? ठीक है। अच्छा, भारत में आपने वो देखा है महाभारत सीरियल जो आता था पहले, उसमें किस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान था? कौन सी वो पर्सनालिटी थी जिसको ये था कि जब तुम चाहोगे तब मरोगे, तुम नहीं चाहोगे तो नहीं मरोगे? वो बूढ़े से कौन थे? हाँ, आप सबके पितामह, पितामह भीष्म। नाम सुना है ना इनका? देखा है कि नहीं देखा है महाभारत? देखा है, देखना चाहिए। बचपन में ही देख लिए होगे आप लोग, है ना? जो पहले दो सीरियल जो आते थे, एक रामायण और एक महाभारत, ये हर बच्चे को देखना चाहिए। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, और वो भी एक बार नहीं, जीवन में 2 बार देखना चाहिए। हाँ, एक बार तो आप तब देखते हो जब आप बचपन में होते हो, तब आपको समझ नहीं होती है। तब आप कैसे देखते हो? तब आप इस भाव से देखते हो कि भगवान को देख रहे हैं, है ना? हाँ ठीक है, चलने दो बेटा, चलने दो। पहले तुम लोग, नहीं हो रहा है, रुको रुको, बता रहे। आप सुनो ध्यान से कि जीवन में 2 बार देखना चाहिए। एक बार तो आप बचपन में देख लेते हो, जब आपको कुछ पता नहीं होता है, आप भक्ति भाव से देखते हो कि प्रभु आए हुए, है ना? लेकिन एक बार आपको जब समझदारी आ जाए, जैसे अब देखना चाहिए, और फिर उन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए को बोलते क्या है, क्या क्या बातें बताई जा रही हैं उसमें, एक तरह से उसके पीछे टीचिंग क्या है, उसके पीछे मिशन क्या है, विजन क्या है, वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना जरूरी है जीवन के लिए, आपके लिए। बहुत सारी बातें आप सीखोगे। बचपन में आप कुछ नहीं सीखोगे। बचपन में आप सिर्फ देखोगे कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन बाद में आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है? तो इच्छा मृत्यु का वरदान था किसको? पितामह भीष्म को, है ना? अब देखो हुआ क्या। अभी आपने आर्टिकल 21 पढ़ा, उसमें गरिमामय मृत्यु का अधिकार लिखा पढ़ा, और गरिमामय मृत्यु के बाद आपने देखा, गरिमामय जीवन के बाद इच्छा मृत्यु मतलब पैसिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट है। और पैसिव यूथनेशिया उसी को दी जाएगी जो वसीयत लिख के जाएगा। जैसे आप जीते जी अभी जब अपने होशो हवास में हो, तो आप लिख सकते हो अपनी वसीयत कि अगर भविष्य में मुझे कोई ऐसी असाध्य बीमारी हुई तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। समझ रहे हो? आप ऐसा लिख सकते हो कुछ। अब एक कॉन्सेप्ट है जैन धर्म में, संथारा। कोई यहाँ पे जैन धर्म को फॉलो करने वाला लोग है, व्यक्ति है, बच्चा है जो जैन धर्म को मानता हो? जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है संथारा। संथारा वो होता है, जैनी लोग, जैन धर्म को मानने वाले लोग अपने जीवन को एक तरह से जब वो भगवान को या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं कि अब मुझे इस दुनिया में जीने की जरूरत नहीं है, और वो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, दाना पानी, और अपने आप को एक तरह से मारना शुरू कर देते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे नए युवाओं में, छोटे छोटे बच्चों में, उनको धार्मिक बना दिया जा रहा है, उनको बाबा बना दिया जा रहा है। वो अभी एक देखा था, एक मोटे वाले बच्चे का वीडियो, बड़ा क्या नाम था उसका, कि हमको फर्क नहीं पड़ता है ना, कि दुनिया क्या कहती है, ऐसा कुछ। ये आजकल एक बिजनेस बना दिया गया, है ना? तो जैन धर्म में क्या हो रहा था, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे संथारा ले रहे थे कि सोचो कोई 10 साल 15 साल 20 साल का बच्चा ये कहे कि मैं मरने जा रहा हूं, संथारा प्राप्त कर, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये तो लॉस है ना, बहुत बड़ा नुकसान है। किसका? उस परिवार का तो नुकसान है ही, देश का नुकसान है। कैसे देश का नुकसान है?
आपके मरने से भी देश का नुकसान है। कैसे? आप इस देश के लिए ह्यूमन कैपिटल की तरह हो, पूंजी हो, पूंजी। घर वाले आपके कहते होंगे कि बेटा तुम ही तो हमारी पूंजी हो, है ना? तो घर वालों की पूंजी तो हो ही, इस देश की भी पूंजी हो, ह्यूमन कैपिटल हो, मानव पूंजी। और ऐसे बहुत सारे लोग अगर अपने जीवन को बर्बाद कर लें तो ये तो पूंजी का लॉस हो जाएगा। ये सरकार, शासन, प्रशासन, व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज क्यों आपके पीछे पड़ा रहता है कि देखो सही से जीवन जियो, अच्छे से रहो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा काम करो, नशा मत करो, अपने जीवन बर्बाद मत करो? क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन कैपिटल हो इस व्यवस्था के लिए, इस समाज के लिए। अगर आप बर्बाद हो गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से वो आपके पीछे लगे रहते हैं कि आप बर्बाद ना होने पाओ, ठीक है? और आप कभी कभी इस बात से ही झिझक जाते होंगे कि मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई सारी चीजें, सारा व्यवस्था इसीलिए पड़ा हुआ है कि आप क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इस व्यवस्था के लिए, इस देश के लिए, ठीक है? निजता का अधिकार आपने देख ही लिया है ना? राइट टू प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट, कोई आपको आपकी प्राइवेसी को भंग नहीं करता। अब लिखिए आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 इसमें लिखो, इसमें लिखिए अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अभी मैं इसको डिटेल बताऊंगा। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है? अब देखो, इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि किसी भी व्यक्ति को मनमानी तरीके से बंदी नहीं बनाया जा सकता, मतलब मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार करने के लिए सरकार आपको कोर्ट के द्वारा दिया हुआ आदेश दिखाएगी, जिसको बोलते हैं वारंट। आपने देखा है ना कि पुलिस जब आती है, कहती है चलो मेरे साथ, मूवी भी आपने देखा होगा, तो हीरो कहता है क्या वारंट है आपके पास? तो वो एक कागज निकालता है अपने पॉकेट से और दिखाता है कि ये है वारंट। वारंट मीन्स कोर्ट का आदेश। पुलिस अपने मन से कुछ नहीं करती, कोर्ट के आदेशों से ही वो काम कर सकती है। तो पहली बात यह है कि अनुच्छेद 22 में कि आपको मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अगर एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, वही आपने देखा कि अगर गिरफ्तार किया है तो क्या कहो, आपको सूचना दी जाएगी और आपको वकील करने का अधिकार होगा ताकि आप अपना पक्ष रख सके, ठीक है? तो इसमें लिख लो अनुच्छेद 22 में दो प्रकार के अधिकारों की व्यवस्था है। नंबर 1, किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, लिख लिया आपने? अब इसमें ये बात जान लो कि जब गिरफ्तारी होगी तो वारंट दिखाएंगे और 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उसको कहां पेश करेंगे? न्यायालय में, न्यायपालिका के सामने, जज के सामने, 24 घंटे के अंदर। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, और उसमें यात्रा का समय काउंट नहीं होगा, ठीक है? अब देखो, पुलिस के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, शनिवार को आपके यहां गिरफ्तारी करने आते हैं, यात्रा का और छुट्टी का दिन उसमें काउंट नहीं होता। तो अगर वो शनिवार को गिरफ्तार करेंगे तो उनके पास एक दिन क्या बच जाएगा? संडे। मतलब उनको फिर संडे पूरा 24 घंटे उनके पास रख सकते हो आप, क्योंकि वो काउंट नहीं होगा उसमें, और फिर वो अगले दिन न्यायालय में आपको पेश करेंगे। तो जब मान लो जब आप कभी किसी मामले में ऐसे हो तो शनिवार को गिरफ्तारी नहीं देनी है। गिरफ्तारी कब देनी है? मंडे से लेके, ठीक है, फ्राइडे तक। क्यों? क्योंकि उनकी बाध्यता है कि उनको कोर्ट में ले जाना ही पड़ेगा। और अगर वो एक दिन अपने पास रख लिए, पुलिस जान लो, अगर अपने पास पुलिस रख ली तो क्या करेगी? आपकी खातिरदारी करेगी, ठीक है?
तो पुलिस के पास रहना नहीं है। गिरफ्तारी देना है तो कैसे देना है कि वो 24 घंटे के अंदर आपको वहां पेश कर दें, किसके सामने? जज के सामने, न्यायालय के सामने, एसडीएम के सामने। ठीक है, लिख लिया आपने। दूसरा लिखो, दूसरे प्रकार का अधिकार है निवारक निरोध। देखो निवारक निरोध क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे मान लो पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति अपराध करने वाला है, अभी अपराध किया नहीं है, सुन लो पहले, ध्यान से समझ लो। अपराध करने से पहले ही अगर आपको गिरफ्तार कर ले, जैसे मान लो कोई आतंकवादी है और बम लेके आया है, तो क्या पुलिस इंतजार करेगी कि बम फोड़ दे फिर उसको गिरफ्तार करते हैं? नहीं करेगी ना। पर अच्छी बात तो यही है कि उसको बम फोड़ने से पहले मान लो पुलिस को पता चल गया कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर करने जा रहा है, तो वो इंतजार करेगी पहले कर ले, इसके बाद फिर उसको पकड़ते हैं? नहीं, वो क्या करेगी? प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेगी, मतलब पहले ही उसको गिरफ्तार कर लेगी और उसके बाद उसको कारण भी बताएगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और उसको वकील भी प्रोवाइड कराएगी, ये तुम्हारा वकील है। सोचो, अपराधियों के भी अधिकार हैं इस संविधान में। ऐसा नहीं कि जो अपराधी है उसका कोई अधिकार नहीं है। न्याय का कॉन्सेप्ट यह है कि सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा टेररिस्ट इंडिया में, मुंबई हमला कब हुआ था? 26/11 जिसको कहते हैं आप, ताज होटल पे, नाम सुना है? ताज होटल पे हमला हुआ था। बॉम्बे का ताज होटल बहुत ही फेमस है। पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट आते हैं समुद्र के रास्ते और ताज होटल जो बड़ा फेमस है मुंबई का, उस पर हमला करते हैं। बहुत सारे 300-400 लोग मारे जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट भी रुकते हैं। तो एक व्यक्ति, जितने 3-4 लोग आए थे वो तो सब मारे जाते हैं बाद में, जब कमांडो आते हैं वो सब मार देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पकड़ा जाता है। क्या नाम था उसका? बताओ। एक टेररिस्ट जिंदा पकड़ा जाता है। ये जान लो कि सुरक्षा एजेंसियों का ये हमेशा से प्रयास रहता है कि जिंदा पकड़ने इनको। क्यों? क्योंकि जिंदा पकड़ेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी उनसे। तो सारे मर जाते हैं, एक पकड़ा जाता है और उसको प्रॉपर मुकदमा चलाती है सरकार। अब टेररिस्ट है, चाहती तो उसको तुरंत शूट कर देती, लेकिन ऐसा नहीं होता इंडिया में। टेररिस्ट भी है तो उसको वकील का अधिकार मिला है, वकील उसका मुकदमा लड़ेगा, उसके पक्ष में भी दलील देगा कि हम क्यों आए थे, क्यों मार रहे हैं, क्यों ऐसा किए। और सोचो, वो देश पे हमला है फिर भी, तो यहां पे किसी को बिना सुने सजा देने का प्रावधान, प्रोविजन नहीं है। तो लिखो आपने, दूसरा प्रकार का अधिकार निवारक निरोध में बंदी व्यक्तियों के लिए है। निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब अपराध से पहले जिसको गिरफ्तार किया गया है। निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए है। इसके अंतर्गत वे अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकेंगे। इसके अंतर्गत वे अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकेंगे और उनकी अपनी सहायता के लिए वकील भी कर सकेंगे। और जो वकील नहीं कर पाएगा, सरकार उसको वकील भी देगी। समझ रहे हो? सरकार उसको वकील प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखो, अब ये जो बड़ा खतरनाक कानून है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, मतलब अपराध से पहले गिरफ्तार कर लेना। ऐसे तो शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी, फिर तो क्या करोगे आप? तो ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा, कोर्ट में मामला डिस्कस हुआ और कहा गया कि ये तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, एक तरह से कई सारे मूल अधिकारों का उल्लंघन है कि पुलिस इस पे शक के आधार पर आरोप लगाती है और गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ मामले हैं जिसमें अगर आपने उस मामले में अगर आप आ गए, जैसे एक कानून है एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का, अगर ये इसके तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो 3 महीने जमानत नहीं होगी। 90 डेज पुलिस अपने पास रखेगी
अब पुलिस अपने पास रखेगी, मतलब समझ लो फिर क्या करेगी। और यही नहीं, अगर फिर 90 दिन के बाद आपको कोर्ट में पेश करेंगे, और कोर्ट में अगर पुलिस ने ये समझा दिया कि अभी इनकी सेवा अच्छे से नहीं हुई है और करना चाहते हैं, ठीक है, और पुलिस कोर्ट ये मान गई कि हाँ पुलिस जो कह रही है ठीक है, तो आपको जो बेल का एक्सटेंशन है और बढ़ा सकती है। मतलब आपका जो बेल मिलने वाली थी वो कह देगी, पुलिस कहती है कि 1 महीने और रख लें अभी, और कोर्ट अगर मान गई कि 1 महीने और रख लो तो और बढ़ाया भी जा सकता है, समझ रहे हो। और एनएसए लगता कब है, जब आप बड़े क्राइम करते हो, कोई बड़ा क्राइम करता है, क्राइम अगेंस्ट नेशन, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, जैसे कोई मास मर्डर कर दिया, गांव में 50 लोगों को मार दिया, कई महिलाओं के साथ रेप करके उनका मर्डर कर दिया, कहीं आतंकवादी हमला कर दिया। और हालांकि अब तो एनएसए उस पर भी लग रहा है कहीं पेपर लीक कर दिया कोई। आपने देखा होगा कि पेपर बहुत लीक होता था, लीक होता भी है, तो सरकार ने ये बना दिया है कि जो पेपर लीक में संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर क्या लगेगा, एनएसए, क्योंकि ये भी तो बहुत बड़ा हमला है, बच्चों के भविष्य में हमला है। जो बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और तुम साला पेपर लीक करा दो, ये तो आतंकवाद से भी बड़ा हमला है ये, उसके फ्यूचर पे। तो ये इसको माना जाएगा क्राइम अगेंस्ट नेशन, आपने देश समाज के खिलाफ अपराध किया है। तो उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारे लोगों के ऊपर क्या लगा, एनएसए, जो जेल में सड़ रहे हैं और सड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो पेपर लीक कराने में संलिप्त थे, समझ रहे हो। तो सरकार इतने कड़े कानून बनाती है, और कड़े कानून है भी, लेकिन देश में अपराध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर भी अपराधी के मनोबल पस्त है, मतलब चुस्त दुरुस्त है, कर रहे हैं अपराध, जबकि कानून बहुत मजबूत है। ठीक है, ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में भी नहीं चलेंगे क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से इतना बहुत है। बाकी ये मामला एक एक आर्टिकल में कम से कम आपकी 7 से 8 क्लास हो सकती है एक आर्टिकल पे। ज्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे भी हायर एजुकेशन में, भी आप जाओगे पीजी में जाओगे जब आप, ठीक है, एमए में जाओगे, पीएचडी में जाओगे आगे, तब आप और डिटेल में पढ़ोगे। मतलब एक तरह से संविधान की, लॉ की मास्टरी हो जाएगी आपके यहाँ। अभी आप बेसिक्स है कि जान लो चीजें होती क्या है, ठीक है। अब आप लिखिए आर्टिकल 23 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23, शोषण का अधिकार मत लिख देना कि आपको शोषण का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बता देते हैं कि शोषण का अधिकार, हाँ, शोषण के विरुद्ध, ठीक है। अगर आपका शोषण होता है तो उसके विरुद्ध अधिकार। अब देखो 23 में क्या कहा गया, ठीक है, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव दुर्व्यापार। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे लोग इंसानों को खरीदने बेचने का काम करते हैं, देखा है कभी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं उसको, कि एक लड़की पकड़े और उसको ले जाके कहीं बेच दिए, एक लड़का पकड़े उसको कहीं ले जाके बेच दिए। क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं होती है। जैसे लड़की को लगा देंगे बहुत सारे इलीगल जो सेक्सुअल वर्क होते हैं उसमें। लड़कों को क्या करेंगे, लड़कों को भी लगा सकते हैं, या कि लड़कों के या लड़कियों के बॉडी पार्ट्स निकाल लेंगे, किडनी निकाल लेंगे, आपका हार्ट निकाल लेंगे, आपकी आंखें निकाल लेंगे। मानव अंगों का भी दुर्व्यापार होता है, मतलब इसका ट्रेड करते हैं लोग। तो आर्टिकल 23 में ये चीजें बैन की गई। और क्या बैन किया गया है कि कोई भी आपसे बिना पैसे के काम नहीं करा सकता। बेगार जिसको बोलते हैं, बेगार समझते हो? बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि चलो तुमको खाना मिलेगा तो मेरे यहां काम करना, और तुम आजीवन उनके यहां काम करते रहोगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेगार, बिना पैसे के बधुआ मजदूरी, एक तरह से समझ लो ऐसा कि सिर्फ खाना दे रहे हैं और बधुआ मजदूरी करा रहे हैं, ये नहीं करा सकते आप, ठीक है। लिखिए इसमें मानव दुर्व्यापार, बेगार,
और बलात्श्रम, बलात्श्रम मतलब बलपूर्वक आपसे श्रम कराएं, आपका मन नहीं है लेकिन कहें कि तुमको एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिए मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझ लो ऐसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और बलात्श्रम, मतलब समझ में आ रही बातें आपको, समझना जरूरी है आर्टिकल 23 में, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है कि आप समझो कि पूछेंगे कि आर्टिकल 23 में किस बात का उल्लेख है, तो किस बात का उल्लेख है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन किया गया है, बेगार को बैन किया गया है, बलात्श्रम को बैन किया गया है, ठीक है। बात समझ आ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़े लेवल पे होती थी एक टाइम पे इंडिया में। आपने बच्चा चोर वाला कॉन्सेप्ट सुना है कि एक समय पे होता था बच्चा चोर आते थे और कहते थे बच्चा चुरा ले गए। बच्चा चोर भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है, और हालांकि कईयों बार तो मिस इन्फॉर्मेशन भी हुआ है कि कोई सामान्य व्यक्ति, देखो होता है ऐसा कि अगर लोगों को जानकारी ना हो, जैसे मान लो आप किसी एरिया में घूमने गए, ठीक है, आप गए घूमने और उस गांव में, जिस गांव में या जिस एरिया में आप गए घूमने, वहां ये अफवाह फैल गई कि बच्चा चोर आए हुए हैं, तो भीड़ आपको क्या करेगी, गांव वाले आपकी हत्या भी कर सकती है। ऐसा केस हुआ भी, दिल्ली से 4-5 लड़के चले गए घूमने आसाम, जाते हैं चलो मौज करेंगे भाई, चिल करेंगे, आसाम गए और जहां जिस एरिया में वो लोग गए थे वहां मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई, फेक न्यूज फैल गई कि बच्चा चोर आए हुए हैं। अब वो बेचारे घूमने गए, भीड़ ने उनको पकड़ा और पीट पीट के उनकी हत्या कर दी, वो तो मर गए, और पता चला वो तो टूरिस्ट है, वो तो घूमने आए थे। तो आपको ऐसी फेक इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन से भी बचना है, ठीक है, अलर्ट रहना। और कुछ मामलों में होता भी है कि लोग छोटे छोटे बच्चों को चुरा लेंगे और उनको बेच देंगे। लड़कियों के ऊपर बहुत खासकर एक टाइम पे खतरा था, अभी पर बहुत सारे, एक संगठन है आपने सुना होगा जिसको 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला है, जो भारत में ही चलता है, जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। क्या नाम है, बचपन बचाओ, क्योंकि बचपन बच नहीं पा रहा है ना, बचपन कहां चला जा रहा है। जिस व्यक्ति का वो जो चलाते हैं संगठन को, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है, कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। इन्होंने लाखों बच्चों की जान बचाई है, लाखों बच्चों की, कि बच्चे जो इलीगल कामों में इन्वॉल्व थे, और बच्चों से बहुत इलीगल काम कराए जाते हैं, जान लो, बहुत ज्यादा। आजकल ये जो ड्रग्स की तस्करी होती है ना, तस्करी का नाम सुना है, मानव तस्करी, वही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं इंग्लिश उसको, कि मानव को खरीदना बेचना। ड्रग्स की तस्करी मतलब गांजा, शराब, अफीम, चरस, इसको बिचवाना, इसमें ज्यादातर बच्चे ही इन्वॉल्व किए जाते हैं, सामान की डिलीवरी करवाने में। कौन से बच्चे, 18 साल से कम वाले। ऐसा क्यों होता है, जो ये सब काम करवाते हैं बड़े, इनको बड़ा सोची समझी साजिश होती है। उनको पता है कि अगर ये बच्चा पकड़ा भी गया तो हम कहेंगे कि ये अभी अवयस्क है, ठीक है, मतलब इसको उतनी सजा नहीं होगी जितनी किसी वयस्क को होगी, इसको भेजा जाएगा बाल सुधार गृह और फिर छूट जाएगा। और पहली बात तो बच्चे ही ऐसे काम कर भी सकते हैं, एक समझदार आदमी उतना जल्दी ये काम में नहीं जाएगा। जो नए लोग हैं वो भावनाओं में, इमोशंस में आके ये काम कर देते हैं, उनको पैसे मिलना चाहिए उनकी, या कि उनको नशे की आदत है उसमें कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें होती थी जिसको बोलते थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ड्रग्स ट्रैफिकिंग करना, ये सारी चीजें बच्चों से करवाई जाती थी, इसलिए इसमें बच्चों पे विशेष फोकस है। और आर्टिकल 24 इससे आगे कहता है कि 0 से 14 साल तक के बच्चों के साथ किसी भी खतरनाक कामों में उनको नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक काम म्हणजे जैसे मान लो पटाखा फैक्ट्री है, माइंस हैं, खनन का काम है, वहां बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों से ही करवाया जाता है। जैसे एक इंडस्ट्री है गलीचा उद्योग, गलीचा देखे हो आप लोग, कॉर्पेट, कॉर्पेट इंडस्ट्री, मिर्जापुर और भदोही में बहुत ज्यादा कॉर्पेट बनता है।
कॉर्पेट देखा है? यस यस, जो नीचे बिछाते हैं, बहुत महंगा बिजनेस है वो देखिए, कालीन जिसको कहते हैं, मुन्ना भैया वाली क्या नाम, मिर्जापुर देखिए है, कालीन भैया है ना, कालीन क्यों, क्या उसका कालीन का पूरा बिजनेस है। कालीन मीन्स, गलीचा मीन्स कॉर्पेट, विदेशों में बहुत महंगे बिकता है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का भी, एक एक गलीचा, एक एक कॉर्पेट कालीन। और उस कालीन की बिनाई का काम ज्यादातर बच्चे करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की उंगलियां पतली होती हैं और उसमें बड़ा रोल होता है कि जितनी महीन बिनाई होगी उसकी, वो उतना अच्छा कारपेट माना जाएगा, उतना अच्छा कालीन माना जाएगा। जबकि कानूनन ये अपराध है कि सरकार अपराध कर बना के रखी हुई है कि कहीं भी 0 से 14 साल तक के बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि सब जगह काम में लगे होते हैं। किसी भी ढाबे पे जाओ, होटल पे जाओ, एक छोटा बच्चा होता है जो चाय सबको सर्व कर रहा होता है, 7 8 साल 9 साल का। आप भी कहते हो छोटू चाय लाओ, होता है ऐसा? बहुत सारे जगहों पे छोटे छोटे बच्चे काम में लगे होते हैं। तो आपको देख के कैसा लगता है कि ठीक बढ़िया तो है ना? इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। कहीं भी अगर बाल मजदूरी होती दिखे तो आप उस पर इन्फॉर्म करें, सरकार उसको छुटा सकती है। तो जब हमने उस टाइम पे शुरू में चीजें पढ़ी थी और हमें लगा कि अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, एक आध होटल पे ऐसे गए थे, देखे वहां छोटा बच्चा काम कर रहा है और उस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके बता दिए कि यहां तो बाल मजदूरी कराई जा रही है। बाद में रियलाइज हुआ कि वो जो काम कर रहा है, उन लोगों ने ही बताया, जो एजेंसी के लोग आए, कि ठीक काम कर रहा है, कोई बुरा काम नहीं कर रहा है। अगर आप यहां से इसको अभी काम से हटवा दोगे तो कहां जाएगा ये चौराहे पे खड़ा होकर भीख मांगने लगेगा, या कि किसी ऐसी गैंग के संपर्क में आ जाएगा जो इससे आपराधिक काम करवाने लगेगी। उससे बढ़िया है कि ये कुछ थोड़ा मोड़ा काम करके अपना घर चला रहा, अपना पेट चला रहा। तो समझ में आ रहा? तो फिर रियलाइज हुआ कि गलत किया मैंने। तो बच्चों को वहां नहीं लगाना है जहां खतरनाक काम है, सामान्य काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपने देखा बच्चियों के साथ क्या होता था, लड़कियों को चुराते थे। और कई जगह पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में इलीगल प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्यावृत्ति के धंधे होते हैं। अब छोटी बच्ची है, उसको कैसे लगाएंगे? एक इनके पास एक मेडिकल होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन ड्रग इंजेक्शन। छोटी बच्ची होगी, उसको ये डेली इंजेक्शन देंगे, वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी, उसके सारे बॉडी पार्ट्स बड़े हो जाएंगे, तो बस काम में लग गई हो। वही इंजेक्शन जो लौकी में दिया जाता है कि लौकी इतनी बड़ी है, इंजेक्शन लगा दिया, सुबह इतनी बड़ी हो गई। कद्दू में दिया जाता है, बैगन में दिया जाता है, बहुत सारी सब्जियों में। और वही इंजेक्शन गाय और भैंस को भी दिया जाता है जब वो दूध नहीं देती। समझ रहे हो? आपने देखा होगा बहुत सारे डेयरी में लोग क्या करते हैं, लगाने से पहले इंजेक्शन लगाते हैं उसको। जब इंजेक्शन लगाते हैं तो खड़ी हो जाती है कि हाँ सारा दूध निकाल लो, क्योंकि वो एक हार्मोन्स है और उसको बोलते हैं लव हार्मोन्स, प्यार वाला हार्मोन। ठीक है? वो जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके शरीर से नेचुरली वो एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है? लव हार्मोन्स। जब आप किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं तो आपकी बॉडी में भी नेचुरली होता है लव हार्मोन, लेकिन उसका आर्टिफिशियली मिसयूज किया जाता है ऐसे, और वो भारत में बैन नहीं है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे ऐसे मिल जाता है। तो जो इसके ट्रैफिकर्स हैं, जो इलीगल कामों में इन्वॉल्व हैं, वो यही करते हैं। बच्ची पकड़े, उसको ड्रग्स दे के वैश्यावृत्ति के धंधे में लगा देंगे। और बड़े बड़े शहरों में बहुत चलता है, आपने दिल्ली में, बॉम्बे में, अलग अलग शहरों में। तो ये सब क्या है? ये सब इलीगल क्राइम है, ये सब इलीगल है, लेकिन चल रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि सरकारों को तो पता ही होना चाहिए। दिल्ली में, बॉम्बे में या आपके शहर में कोई चीज ऐसा बड़े एरिया में चल रही है, क्या सरकार को नहीं पता है? क्या पुलिस को नहीं पता है? सब पता होता है।
तो फिर आप सोचो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि करप्शन, मोटा पैसा जाता है वहां से, क्योंकि वहां मोटा पैसा आता है, बहुत पैसे आते हैं, बोरे में पैसे आते हैं, बोरों में भर भर के। तो एक दो बोरे वो थाने पहुंचा देते हैं कि आप गिनिए ना, आप इसको गिनिए 2 रात, इधर काम होने दीजिए, चल रहा है। सब बिक जाता है इंडिया में, हर चीज। और ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन तो सबसे बिका हुआ सिस्टम है। पैसे पहुंचा दो, बाकी आप जो मन करे करो। तो हर शहर में ऐसे इलीगल स्पॉट होते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग इसको उचित भी समझाते हैं, जैसे जो ऐसे धंधे हैं ना, ऐसे काम है ना, वेश्यावृत्ति वाला, प्रोस्टिट्यूशन वाला, कुछ लोग कहते हैं कि सही है, होना चाहिए। क्यों? वो लोग कहते हैं कि अगर ये ऐसी स्पॉट, ऐसी जगह नहीं होगी तो शहर में अपराध बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे कामी लोग, मतलब वासनाओं से ग्रसित लोग, वो छेड़छाड़ करेंगे, दूसरी लड़कियों को नुकसान पहुंचाएंगे, रेप कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं। और अगर ऐसी जगह है तो कम से कम एक जगह है जहां वो जाके अपनी वासना को शांत कर सकते हैं, पैसे देके। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका समर्थन करते हैं। ये चीजें ठीक है, चलनी चाहिए, समझ रहे हो? अब ये मामला प्रशासन का है कि प्रशासन क्या करेगा। क्या प्रशासन इसको उचित मानता है कि ठीक है, ये कोई काम वासना से ग्रसित व्यक्ति है, इसके अपनी काम वासना शांत करने के लिए कोई जगह बना दी गई है, लेकिन वहां जो लोग हैं उनके साथ तो शोषण हो रहा है। तो कोई चीज सही या कोई चीज पूरी तरह से गलत नहीं होती, हमेशा मामला दोनों के बीच का होता है। डिसाइड करना होता है कि आप क्या करोगे, ठीक है। तो आर्टिकल 23 लिख लिया, 24 लिख लो बस, इसके बाद चलेंगे आगे। लिखो 24। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री, खान मतलब माइंस, ठीक है, और खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री? खासकर खतरनाक वाली, खानों में, खान मतलब माइंस, और खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। कई सारे कानून बनाए हैं सरकार ने इसके लिए, जैसे बाल श्रम एक्ट है, कारखाना एक्ट है, माइंस एक्ट है, ठीक है, बीड़ी सिगार कार एक्ट है, जहां सिगरेट बीड़ी बनती है ना, वहां बच्चों से बहुत काम कराया जाता है। सब आपने बीड़ी बनाने वाला प्रोसेस देखी है? बहुत सारे लोग घर में भी बीड़ी बना लेते हैं, देखा नहीं देखा है? तेंदू पत्ता देखा है? तेंदू पत्ता, तेंदू पत्ता से बीड़ी बनती है। यहां तो होता होगा तेंदू पत्ता, और उसका फल खाया भी जाता है। तेंदू फल खाया आप लोगों ने? बड़ा ही हेल्दी होता है, खाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। लेकिन जहां होता है लोग उसकी कदर नहीं करते। तो बीड़ी भी घर में बनाया जाता है, और छोटे छोटे बच्चे भी लगे होते हैं, इसे मोड़ मोड़ के तंबाकू भर भर के बनाते रहते हैं, और फिर वो पीना भी सीख जाते हैं, पी भी रहे हैं, ठीक है। चलो आर्टिकल 25 से लेकर 32 तक आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही।